इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज मैं ले रही हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.4, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.3 टेस्ला, एज वेल एज हमें डायमेंशन दे दी है लूप की, और वो लूप कहाँ पर प्लेस्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है जो कि डायरेक्टेड है नॉर्मली टू द लूप। यानी मैग्नेटिक फील्ड्स को मैंने इन्वर्ट दिखा दिया है और लूप को इस तरीके से प्लेस कर दिया है, जिसकी दो डायमेंशंस गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, एज वेल एज दे हैव गिवन यू अ कट। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि लूप के अंदर एक स्मॉल कट था, तो हम ये कहेंगे कि अगर कट है तो ईएमएफ तो ज़रूर जनरेट होगा बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है, लेकिन कोई करंट इस लूप के अंदर अब फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हुआ। सो अब वो कह क्या रहे हैं, व्हाट इज़ द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज़ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। यानी उन्होंने कहा है कि अगर ये लूप 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से लॉन्गर साइड से बाहर आता है या शॉर्टर साइड से बाहर आता है तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ डेवलप होगा इस वायर लूप के अक्रॉस और कितनी देर तक होगा। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट, तो कितनी देर तक प्रोड्यूस होगा। तो इसके दो पार्ट्स हम कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है BLV, ये रिलेशनशिप हमारे पास होता है। लेकिन फर्स्ट केस लें, फर्स्ट केस में आपको फॉर्मूला तो यही लेना है BLV, लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उन्होंने कहा है कि नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, तो इसका मतलब तब आप फर्स्ट केस में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो हमें कौन सी लेंथ लेनी होगी, हमें ये वाली लेंथ लेनी होगी, क्योंकि जो कांस्टेंट लेंथ होती है, वेरिएशन कहाँ आ रहा है, इस लेंथ में आ रहा है। वेरिएशन वेलोसिटी तो इसके अलॉन्ग है, इस वाली लेंथ के अलॉन्ग। तो जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स जिसको आप बोलते हो, डेल्टा एक्स आपका यहाँ इस साइड पे एक्ट करेगा, मगर ये साइड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। तो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ऑन दिस साइड ऑफ द वायर पे एक्ट करेगी, या दिस साइड यानी लॉन्गर साइड पे। तो अगर मैं वैल्यू प्लेस करूँ दैट विल बी 0.3 मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और वो लेंथ जो है वो 0.8 सेंटीमीटर में था, तो 0.08 बोल देते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन 1 सेंटीमीटर, which you have again you have to convert it 0.01 में convert किया है, and you'll get the answer 2.4 into 10 is power minus 4 volt. So I have written the direct answer. Now you have to find out the time. कितनी देर तक ये ईएमएफ होगा, ये उतनी देर तक एक्ट करेगा जब तक कि ये पूरी साइड, शॉर्टर साइड जो है ये पूरी की पूरी बाहर नहीं निकल जाती। तो आपका हुआ जो रिलेशनशिप हम लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना हो गया, अदर साइड, शॉर्टर साइड जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो साइड है 0.02 एंड टाइम वेलोसिटी आपको दे रखी है 0.01, तो ये हुआ 2 सेकेंड। सेम ऐसे ही सेकेंड केस आप कर सकते हैं, उसमें जब आप ईएमएफ निकालेंगे फॉर्मूला वही होगा BLV, लेकिन अब की बार जो हमें डायमेंशन लेनी है वो लेनी है शॉर्टर साइड की, तो 0.02 क्योंकि 2 सेंटीमीटर गिवन था, इनटू में 0.01 एंड यू विल गेट अ फाइनल आंसर ऑफ 0.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 4 वोल्ट्स। सेम वे टाइम पीरियड निकालेंगे, लेकिन अब टाइम पीरियड किसके अलॉन्ग, यानी कि अब डिस्टेंस कौन सा वेरी कर रहा है, कौन सा लेंथ है जो आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, वो है 8 सेंटीमीटर वाली। तो अब आ जाएगा 0.08 बाई 0.01 यानी 8 सेकेंड, आपके पास आंसर आ गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6.5। A 1 meter long metallic rod is rotated in a uniform angular velocity. Angular frequency आपको दे रखी है ओमेगा, that is 400 रेडियन पर सेकेंड। दोनों फ्रिक्वेंसीज कभी कभी दी जाती हैं, मतलब कभी आपको हर्ट्स में फ्रिक्वेंसी दे दी जाती है या फिर RPS में फ्रिक्वेंसी दी जाती है, तो वो आपकी लीनियर फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। राइट नाउ हम यूनिट देख चुके हैं, रेडियन पर सेकेंड है, तो इसलिए मैंने इसको ओमेगा कह दिया। और जो लेंथ रॉड का बोला है वो है 1 मीटर लॉन्ग है ये रॉड जो आपको दी है। the other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. ओके, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स में भी करा था, और वहाँ पर भी हमने कहा था कि सेंटर यहाँ पर है, दूसरा हिस्सा जो है वो सर्कुलर रिंग से कनेक्टेड है, और वो सर्कुलर रिंग कहाँ पर प्लेस्ड है, अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। तो इसके पैरेलल एक 0 पॉइंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने
प्लेस कर दे। तो फिगर जो है कुछ ऐसा होगा और हमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी। दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट एनी डेरिवेशन, सो डायरेक्टली वी कैन जस्ट प्लेस द फॉर्मूला। निकालने के लिए क्या बोला, ईएमएफ निकालने के लिए बोला है। तो हम ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ BL² ओमेगा। ये फॉर्मूला हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है ईएमएफ के लिए। फिर भी मैं ब्रीफली यहाँ बता देती हूँ कि ईएमएफ का हमारा रिलेशनशिप होता है चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। सो चेंज इन फ्लक्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और एरिया सर्कुलर लूप की बात हो रही है तो πL² बाय टी। लेकिन 1/T होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, या अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 2 से डिवाइड भी करते हो तो ऊपर 2π/T हो गया ओमेगा, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है BL² ओमेगा। मैंने डायरेक्टली ओमेगा में लिख दिया है क्योंकि हमें दिया ही फॉर्मूले में ओमेगा हुआ था। नाउ द थिंग इज़ यू जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यूज़। सब हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, रॉड का लेंथ भी पता है और फ्रिक्वेंसी भी पता है। तो जब हम यहाँ प्लेस कर देंगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ 100 वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6.6 क्वेश्चन है ये। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, 20 टर्न गिवन है, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर एंड एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओके, विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपकी रोटेशन कराई गई है, कॉइल को रोटेट कराया गया, तो 50 रेडियन पर सेकेंड जो है हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। एंड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी हमें गिवन है 3 × 10⁻² टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻² टेस्ला। ऑप्शन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हमें मैक्सिमम EMF निकालना है और जो एवरेज EMF इंड्यूस था कॉइल के अंदर हमें वो भी निकालना है। इफ़ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस भी आपको गिवन है 10 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट, I0 भी आपको कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम करंट को मैं एम्पलीट्यूड वैल्यू बोल रही हूँ, I0 भी हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल्स हीटिंग इफेक्ट। वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, और हमें ये भी बताना है कि पावर आई कहाँ से, सोर्स ऑफ EMF क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, और पावर लॉस भी बताना है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज गिविंग यू अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर दिया, नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट रख दिए, एंड उन्होंने बोला है कि कॉइल को, सर्कुलर कॉइल को वर्टिकली रोटेट करना है अबाउट दी डायमीटर। तो यानी वो ये कह रहे हैं कि कॉइल जो है, अगर मैं यहाँ पर ये कॉइल कंसीडर करूँ तो कॉइल इज़ रोटेटिंग लाइक दिस। तो कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है वर्टिकली, और बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन instantaneously at every time there will be a development of induced EMF, और इस induced EMF को हम साइनसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं, वैसे तो क्योंकि वेरिएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट सर्कुलर कॉइल के अंदर से पास करेंगी, तो उसकी वजह से एक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं -dφ/dt EMF के लिए, और फ्लक्स हमारा कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू, अगर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से गुजार रहे हैं, दैट इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। जो हम नॉर्मल एंगल के हिसाब से रिलेशनशिप लें तो cos ऑफ थीटा, लेकिन थीटा इन दिस केस वी आर टेकिंग ओमेगा टी, क्योंकि वो कंप्लीट रोटेशन, एक जो रोटेशन आ रही है वो अबाउट इट विद सर्टेन एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ रही है। सो दिस इज़ विद सर्टेन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा हमने लिया, लेकिन आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा, एंड इफ़ यू विल टेक इट फॉर द n नंबर ऑफ टर्न्स तो मल्टीप्लाई विद n ऑल्सो। राइट नाउ ऑल्सो दे हैव गिवन यू 20 टर्न्स, दैट मीन्स n आपको गिवन है। तो n एंड dφ/dt, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं BA, और साइन कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन ऑफ ओमेगा टी विद माइनस सिंबल है, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय इनटू ओमेगा, इंटीग्रेशन नहीं है डिफ्रेंशिएशन, तो इनटू ओमेगा भी आ गया। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो फॉर्मूला हमारे को मिल गया है, और अभी हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आपके पास EW किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ NBAW।
तो NBAW, और ये कहलाएगा आपका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम EMF हमें निकालने के लिए बोला, तो मैक्सिमम EMF इज इक्वल टू, कब मिलेगा हमें मैक्सिमम, जब साइन ऑफ ओमेगा टी हमारी यूनिटी हो जाए, यानी NBAW ही रह जाएगा। और उसके लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं, सारी वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं। सो आंसर विल कम आउट टू बी 0.603 वोल्ट। मैंने आंसर पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, बट इट इज़ जस्ट 0.603। आप सबकी वैल्यूज़ प्लेस की, एन भी हमें गिवन है, बी भी गिवन है, ए भी गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एवरेज भी बोला है उन्होंने, ई एवरेज भी निकालना है। लेकिन ई एवरेज एक बार कंप्लीट रोटेशन करने के बाद एवरेज EMF क्या हो जाता है आपके पास, 0 ओवर द कंप्लीट साइकिल। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक आपके पास टाइम t था और आपने मैक्सिमम लेने के लिए टाइम t की एक पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन जब आप कंप्लीट साइकिल लेंगे यानी कि टाइम पीरियड लेंगे 0 टू कैपिटल T के लिए, तो साइन ऑफ ओमेगा टी उस केस में कंप्लीट साइकिल में, ओवर अ कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो इसको मैं शो भी कर सकती हूँ। फॉर ओवर अ कंप्लीट साइकिल व्हाट यू विल डू, यू विल टेक E इज इक्वल टू E0 एंड साइन ऑफ ओमेगा टी किसने के लिए, 0 टू कैपिटल T कंप्लीट साइकिल के लिए हम निकालना चाहते हैं, हमें एवरेज चाहिए। लेकिन जब आप इसमें टाइम पीरियड को इंटीग्रेशन करें इसका, एंड देन उसमें टाइम की वैल्यू पुट करें, तो ये हो जाएगा E0/W कॉस ऑफ ओमेगा टी, जिसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू 0। सो ये प्रूफ है इसका, मतलब हमने जो एवरेज हमारे पास, ये इंस्टेंटेनियस फार्मूला होता है, दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस फार्मूला। इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरी साइकिल के लिए, एवरेज मिलेगा। इसका पीक लेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड यानी कि E0 मिलेगा। अब बात करता है पावर डिसिपेशन की। पावर डिसिपेशन से पहले ओके नहीं, ही इज़ आस्किंग द करंट ऑल्सो। सो आई का फॉर्मूला तो सिंपल है, I0 इज इक्वल टू, मैक्सिमम करंट मांग रहा है तो I0 ले लेंगे उसको, E0/R। E0 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, R की वैल्यू 10 हमें गिवन है, तो आंसर विल बी 0.0603 एम्पियर। तो हमारे पास करंट का भी रिलेशन आ गया। नाउ दे आर आस्किंग फॉर पावर। सो पहला पार्ट था ये, सेकेंड पार्ट में ये मांगा, थर्ड पार्ट में पावर मांग रहा है, एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर द पावर, दैट इज़ IV या IE कह सकते हैं उसको। बट हमारे पास यहाँ इंस्टेंटेनियस की तो साइनसोइडल पावर है, और हम क्या निकालें, एवरेज पावर लॉस अगर हम निकालते हैं टू द जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो उसका जो रिलेशनशिप है वो आप इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू दे सकते हो, E0 एंड I0 की टर्म्स में। और हमारे पास I का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ E0 देना हो तो वो आता है √2, ये भी √2। एक्चुअली क्या है कि पेपर में तो इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया है पहले क्वेश्चन, जबकि ये कॉन्सेप्ट जो है पीक वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, जहाँ कि हम AC की बात करेंगे। तो AC के अंदर हम कहते हैं कि जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होती है किसी भी सर्किट के अंदर, या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन आ रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से जो एवरेज पावर लॉस हुई वो एवरेज पावर किसके बराबर होगी, इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस EMF के प्रोडक्ट के बराबर। लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस अगर हम लेते हैं तो दैट विल कम गिव यू अ डिफरेंट वैल्यू, बट वी आर टेकिंग मैक्सिमम वन। तो जो हम लेकर आ रहे हैं एवरेज पावर में, जो हम पावर लेंगे दैट शुड बी इन द मैग्नीट्यूड, उसको हम पीक वैल्यू के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग यू दिस इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस। तो पीक वैल्यू में अगर हमें कन्वर्ट करनी हो, क्योंकि राइट नाउ तो हमारे पास दोनों की पीक वैल्यू है, तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, तो हमें पीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पीक में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रिलेशनशिप है कि करंट को हम I0/√2 कहते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए, और E को हम E0/√2 कह देते हैं। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है। एंड व्हेन जब आप इसको इन सब की वैल्यूज आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 0.018 वॉट इज़ योर फाइनल आंसर। मैं ये इंस्टेंटेनियस जो हमने एवरेज पावर कैलकुलेशन किया यूजिंग दी पीक वैल्यू को लेकर हमने सॉल्यूशन लिया है, मैं इसे एक बार फिर समझाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फिर भी, क्योंकि ये टॉपिक आपने अभी नहीं पढ़ा है और AC का है, तो हो सकता है आपको डाउट रहे। हम नॉर्मली पावर को डिफाइन करते हैं I एंड E, लेकिन I और E यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करने के लिए E0 होता है साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और I हो जाता है आपके पास I0
साइन ऑफ ओमेगा टी। माइंड इट, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कैसी है, सिर्फ रेसिस्टेंस वाली, यानी कि यहाँ पर सिर्फ रेसिस्टेंस इन्वॉल्व है सर्किट के अंदर। उसने बोला कॉइल जो थी लूप, क्लोज लूप की, उसका रेसिस्टेंस था, कोई इंडक्टर कनेक्टेड नहीं था कॉइल के साथ, कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं था। जब कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं होते तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो यानी जब अगर हम रेसिस्टेंस ले रहे हैं तो रेसिस्टेंस के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो रेसिस्टेंस के अंदर फेज डिफरेंस नहीं, तो वापस आप इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। देन यू फॉलो सम इंटीग्रेशन मेथड एंड देन आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन यू विल गेट द एवरेज पावर एज IRMS VRMS, या V कह लो या E कह लीजिए, ERMS। अब यहाँ IRMS और VRMS क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। E को क्या बोलते हैं हम, ERMS वैल्यू, उसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ कहलाती हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम इनको स्क्वायर का अंडर रूट लें, स्क्वायर का मीन लें और फिर उसका अंडर रूट लें, देन वी विल गेट द सेम वैल्यूज़। और रादर ये डिफाइन करती हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ कि जितना एक कंप्लीट साइकिल AC हीट सप्लाई कर रही है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू ये RMS वैल्यू भी सप्लाई करेगी उतनी ही साइकिल में। यानी कि अगर एक कंप्लीट साइकिल में सम वैल्यू ऑफ हीट बीइंग सप्लाइड बाय द इंस्टेंटेनियस सोर्स, सो दिस RMS वैल्यू विल ऑल्सो सप्लाई द सेम हीट फॉर दैट सेम टाइम पीरियड। अगेन ये डेफिनेशन प्लस इसकी डेरिवेशन भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ मेरे पास IRMS आ गया, ERMS आ गया, और हमारा जो रिलेशनशिप होता है ERMS को हम अगर पीक की टर्म्स में दें तो हम लिख सकते हैं E0/√2। तो बेसिकली मैंने पहले तो इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में डिफाइन किया, लेकिन जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे विद द रिलेशनशिप ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि जब आपके पास सर्किट के अंदर सिर्फ रेसिस्टेंस होगा, उस सिचुएशन में जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर IRMS और ERMS की टर्म्स में आएगा। और IRMS और ERMS का रिलेशनशिप होता है E0/√2, तो वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और इसे आप लेके जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट I0, और फिर आपके पास ये रिलेशनशिप यानी कि एज अ फॉर्मूला आएगा, क्योंकि हम E0 I0 दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों को यहाँ प्लेस करते हैं, यू विल गेट दिस आंसर। तो ये पावर कैसे कैलकुलेट किया वो भी अभी पूरी तरह से तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको नहीं समझाया है, वो हम नेक्स्ट जब हम डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर में तब बताएंगे। लेकिन E यहाँ पर क्या है वो बता दिया, इंस्टेंटेनियस I क्या है वो इंस्टेंटेनियस बता दिया, और हमें उसका इंटीग्रेशन लेना हुआ प्रोडक्ट का, क्योंकि हमें स्मॉल वर्क मिल, इंस्टेंटेनियस मतलब फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मिल रहा है आपको, लेकिन अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर P एवरेज निकलेगा, लेकिन वो P एवरेज जो है वो रेसिस्टर के लिए है ओनली, और वहाँ पर हमने पीक वैल्यू का रिलेशनशिप पुट किया सो दैट वी गेट दिस फॉर्मूला। एंड अब ये बात उठती है कि ये सोर्स आपके पास आया कहाँ से, यानी कि ये पावर जो मिल रही है वो पूछ रहा है कि फ्रॉम वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। तो ये कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो कंटिन्यूसली कॉइल को रोटेट करा रही है, क्योंकि अपने आप तो कॉइल इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रोटेट करेगी। सो वी विल से दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सम आउटर सोर्स। Let us see now question number 6.7. A horizontal straight wire 10 cm long extending from east to west. एक वायर है जो आपने यहाँ पर प्लेस कर दी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वायर को हमने प्लेस कर दिया है, एंड इज़ फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसी सर्टेन वेलोसिटी से फॉल कर रही है एट अ राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस, हमें पता भी है वैसे कि अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ लाई करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन लिटिल ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से लिटिल टिल्टेड होता है, बट अभी फॉर दैट एंगल वी आर नॉट कंसीडरिंग, बट हमसे मान लेते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर थी। तो लेट अस कंसीडर कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल BH कहाँ था, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एक्ट कर रहा था, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वायर। व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड। तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू निकालनी है, विच इज़ वेरी सिंपल। तो EMF तो हमें BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट L इंटू V निकालना है, इंड्यूस EMF चाहिए, इंस्टेंटेनियस ही होता है दिस EMF, क्योंकि हम इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करके ही निकाल रहे हैं। तो जब भी टाइम वेरिएशन आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। सो ये हमने निकालना था। BH हमें गिवन है, L लेंथ वो भी हमें गिवन है, वेलोसिटी है वो भी हमें गिवन है। सो व्हेन विल प्लेस ऑल दीज वैल्यूज़ यू विल गेट द आंसर 1.5 × 10⁻⁸ वोल्ट। EMF निकल गया ना, द
पार्ट 2, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। हमने ये माना है कि जो वैसे हमें पता होना चाहिए क्योंकि वायर जो क्या कर रही है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कट करती हुई नीचे गिर रही है। उन्होंने कहा है ना कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दिया है, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट फॉलिंग विद द स्पीड। यस, ये पॉइंट मुझे हाईलाइट करना चाहिए था कि फॉल कर रही है वो विद सर्टेन स्पीड, तो वो किसको कट करती हुई निकलेगी, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करती हुई टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ अप्रोच करेगी। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। अब देखिए वायर है तो कोई क्लोज सर्किट नहीं, तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर क्रिएट होगा, यानी ईएमएफ ज़रूर क्रिएट होगा। तो हम देखते हैं कि जो वायर फॉल कर रही थी उसके ऊपर क्या ईएमएफ क्रिएट होना चाहिए। सो यू मे अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे कि वायर नीचे की तरफ जा रही है, जब वायर नीचे जा रही है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी जो मूव कर रहे होंगे वो भी नीचे की तरफ मूव कर रहे होंगे, यानी करंट कहाँ होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट इज अपवर्ड I and magnetic field is acting in this direction. So we can find out the force is acting in using the left hand rule. To tell the direction I am using the prop again, that is ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये फोर्स। सो हम देखते हैं कि करंट कहाँ एक्ट कर रही थी, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही थी उस तरफ, करंट हमारी नॉर्मल थी, तो फोर्स कहाँ एक्ट करना चाहिए, इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ फोर्स लगेगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वेस्ट पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ हो जाएगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, दिस इज ए पार्ट, इज दिस सी पार्ट। विच एंड ऑफ द वायर, एज इट इज़ क्लियर कि वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो विच पार्ट विल बी, ई विल बी एट हायर पोटेंशियल, ई इज एट हायर पोटेंशियल, वो हायर पोटेंशियल। सारे नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। इन दिस पोर्शन आई मेड अ मिस्टेक, मैंने कहा कि ईएमएफ की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो गई, ईएमएफ की नहीं, फोर्स की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो गई है। तो हमारी जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो फोर्स बताता है, तो यहाँ ये मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। लेकिन ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ की डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट टू ईस्ट। इसको मैं आपको अलग से समझाती हूँ कि क्यों वेस्ट टू ईस्ट है। Like in this diagram, the rod AB is moving out with a velocity v in a perpendicular magnetic field which is acting inward. तो यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो पेपर के अंदर, या परपेंडिकुलर है लेकिन पेपर के अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, और रॉड वेलोसिटी v से बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो अगर हम यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स एक्ट करेगी इन दिस डायरेक्शन, तो टुवार्ड्स द बी पॉइंट। तो टुवार्ड्स द बी पॉइंट पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसको आप चाहें तो मैं यहाँ से, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रॉप है, उसी से हम फिर से ले लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्चुअली करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो क्योंकि ये रॉड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो दे आर ऑल्सो मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वी, लेकिन करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट हुआ इस तरफ। तो अगर हम करंट को उधर मान लें, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, तो परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड एक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इस तरफ हो गया, तो फोर्स मेरी तरफ यानी कि टुवार्ड्स दिस थर्ड आर्म, यानी मैच स्टिक की तरफ एक्ट कर रही है। तो फोर्स कहाँ एक्ट कर गई, इस डायरेक्शन में एक्ट कर गई, और इस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके बी टर्मिनल पर आ जाएंगे, और ए पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ए हायर पोटेंशियल पर हो गया, बी लोअर पे, और यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराएगा, लेकिन वो करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई, लेकिन ये करंट जब वापस इस आर्म में जाएगी तो करंट विल पॉइंट इन फ्लो इन दैट साइड, इस तरफ फ्लो, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन उसी तरफ आपकी ईएमएफ की डायरेक्शन। तो ईएमएफ जो है वो आपका इन दैट साइड यानी कि बी टू ए एक्ट कर रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स आपकी ए से बी थी, लेकिन जो ईएमएफ क्रिएट हुआ वो बी से ए की तरफ क्रिएट हुआ, अपोजिट हो गया। वैसे भी लेंस लॉ कहता है कि इट शुड बी पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, अपने ही कॉज को अपोज करता है। सो वहीं यहाँ पर भी एप्लीकेबल था, जो केस हमने कंसीडर किया उसमें भी। तो आप ये सिंपली समझिए कि जो अगर आप लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड तो वेरी सिंपल है, लेफ्ट हैंड रूल में तो आपको बताना है फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ईएमएफ उससे अपोजिट हुआ। इसी ईएमएफ की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से भी बता सकते हैं, लेकिन जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो उस वक्त जो आपका डायरेक्शन आएगा
थंब तो मोशन रिप्रेजेंट करता है, तो मोशन इज़ योर वेलोसिटी, और जो आपकी करंट की डायरेक्शन आएगी वो एक्चुअली इंड्यूस्ड करंट की ही डायरेक्शन होगी। वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये अनदर प्रॉप है मेरे पास जो कि राइट हैंड रूल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अब करंट इस तरफ आ गया और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गई है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, फोर्स आपकी वेलोसिटी यानी मोशन जो जिसको हम कह रहे हैं मोशन इस तरफ एक्ट कर रहा है वी की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो करंट आपका कहाँ पॉइंट कर रहा है, उस डायरेक्शन में। तो जिस तरफ आपका करंट होना चाहिए, वैसे तो इस सर्किट में इस वाले गिवन केस में नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट वाज मिसिंग, तो इसलिए करंट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जो डायरेक्शन करंट की होती है वही एक्चुअली इंड्यूस ईएमएफ की होती है। तो आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बताने के लिए या करंट की डायरेक्शन दोनों बताने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ईएमएफ की डायरेक्शन उस तरफ पॉइंट कर रही है, वो आप राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं एंड आप यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। सो यही चीज़ यहाँ पर थी जो कि मैं मिस कर गई, और मैंने बाय मिस्टेक बोला कि ये फोर्स की डायरेक्शन को मैंने फील्ड की डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन बता दिया था, तो मैंने अब करेक्ट कर दिया इसको कि यहाँ पर ईएमएफ वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। बट जो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है वो करेक्ट है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कहाँ होगा, वो ई पर ही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ई से सारे चार्जेस या नेगेटिव चार्ज वहाँ आ गए, वेस्ट की तरफ आ गए हैं, तो हायर पोटेंशियल ई का हो गया, उसके पास पॉजिटिव चार्ज बच गए। सो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। In this question, a jet plane is traveling towards the west at a speed of 1800 km per hour. What is the voltage difference developed between the ends of the wing with a span of 25 meter? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। If the earth magnetic field is located by has a magnitude of, यानी हमें magnetic field earth का दे दिया है 10⁻⁻4 टेस्ला, एंगल थीटा भी हमको दे दिया है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप दे रखा है, सो इसे हम डेल्टा बोल देते हैं। डेल्टा हमें 30 डिग्री दे रखा है एंड यू आर गिवन विद स्पीड दे रखी है वेलोसिटी 1800 किलोमीटर पर आवर। यू वी नीड टू कन्वर्ट इट, और हम इसे चेंज कर देते हैं। हम इसे चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 500 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर कन्वर्जन दिस वैल्यू विल कम। अब हमें निकालनी है, लेट मी सी what is the voltage difference developed between the ends of the wing। अच्छा, तो हमें एक आ गया कि ये एक एरोप्लेन विंग था, हमें यहाँ पर भी एरोप्लेन की कोई विंग होगी, ये हमें दिया है, और इस तरफ भी एरोप्लेन का कोई विंग होगा। तो इसके एंड से लेकर इस तक कुछ डिस्टेंस स्पैन है, वो कितना है 25 मीटर का हमें दिया है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इनटू वी। बीएलवी फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन क्योंकि एरोप्लेन किसको कट कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला हो जाएगा बी वी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी। सो लेंथ हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, जो मीटर दे रखा है, तो हमें चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी भी हमें दे रखी है, वो हमने चेंज कर लिया 5500 मीटर पर सेकेंड में। अब हमें निकालना है बी वी कॉम्पोनेंट, जो वो वर्टिकल कॉम्पोनेंट जिसको हम बोलते थे, लेकिन क्योंकि एंगल ऑफ डिप भी हमें गिवन है तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला होता था बी साइन ऑफ डेल्टा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, इनटू एल एन वी कर देते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हमें गिवन है, डेल्टा भी हमें 30 गिवन है, एल भी गिवन है, और वी भी वेलोसिटी गिवन है। व्हेन यू प्लेस ऑल द वैल्यूज़ योर आंसर ईएमएफ का, आप चाहें तो बी को अलग से पुट कर सकते हो। मैं लिख देती हूँ वैल्यू 5 × 10⁻⁻4 ये टेस्ला इंटू साइन ऑफ 30, ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें, और एल की वैल्यू लेंथ दे रखा है 25, ये हमें मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी दे रखी है 500। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर ऑफ 3.12 वोल्ट्स, 1 to 5 वोल्ट्स। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे इसी चैप्टर से। थैंक यू।